गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या राट। और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आज के मेरे एक फिर नए लेक्चर के साथ, जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड। जेनेटिक्स जो कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, जेनेटिक्स दो वर्ड का मिक्सचर है, जीन प्लस टैक्स मीन्स इनहेरिटेंस, जीन का इनहेरिटेंस, हाउ टू जीन आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जेनेटिक्स का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना चाहूँगा कि आज की क्लास में हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे। उसका ओवरव्यू आपके सामने है। सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स क्या रही है, देन टर्म जो कि बहुत स्पेशल है कि टर्म कौन कौन से जेनेटिक्स में बहुत टर्म्स आते हैं, लाइक जीन, एलील्स, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, और उसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे लेथल जीन, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। देन डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड फाइनली टू कोडोमिनेंस। आफ्टर पूरे जब मेरा पूरा का पूरा ये वाला लेक्चर फिनिश होगा तो मैं डिस्कस करूंगा इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी, कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू मतलब कि कोई भी रेशियो को निकाल सकते हैं, किसी भी रेशियो को, चाहे वो डाईहाइब्रिड हो, चाहे ट्राईहाइब्रिड हो, चाहे टेट्राहाइब्रिड हो, चाहे पेंटाहाइब्रिड हो। इसलिए पेशेंस बनाए रखें और अच्छे से मेरे वीडियो को देखें। जैसे कि हम जानते हैं सभी कि जेनेटिक्स का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ जीन। इनहेरिटेंस मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जीन हमारे ट्रांसफर होते हैं, कैसे एक पीढ़ी से कैरेक्टर दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्योंकि सबको पता है जो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, वो किसके थ्रू होता है, जीन के थ्रू होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारे सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, तो अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएं तो एक्चुअली जो मेंडल सर थे, इन्होंने पूरे यूरोप का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद इन्होंने जो मटर के पौधे को देखा तो उसकी करीब 21 वैरायटी को चुना। और उसके बाद जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बोले तो हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा और इधर हम बायोलॉजी में भी सुन रहे हैं। संकरण मतलब होता है दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराना, कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको फाइनली। तो उन्होंने टोटल 21 वैरायटी देखी थी और 21 वैरायटी में एक वैरायटी जिनके ऊपर उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो वैरायटी कौन सी थी, गार्डन पी, गार्डन मटर के पौधे पे किया था। साथ में जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था जब, तो इन्होंने 1854 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। और जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का डाटा मतलब जो भी रिजल्ट था इनका, जो भी इनके कंक्लूजन थे, वो इन्होंने 1866 में दिए। बट इनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, था। वो भी हम देखेंगे क्यों नहीं किया एक्सेप्ट। तो पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री, बहुत छोटी सी हिस्ट्री है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, यूरोप का इन्होंने भ्रमण किया। यूरोप के भ्रमण करने के बाद उन्होंने 21 वैरायटी ऑफ मटर सेलेक्टेड किए। सेलेक्ट करने के बाद इन्होंने अपना मटर गार्डन पी जो गार्डन पी था उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन था। शुरुआत कब की थी, 1854 में। अपना रिजल्ट पब्लिशिंग कब किया था, 1866 में। तो इधर पे पहला सवाल आता है, व्हाई मेंडल चूज पी। व्हाई मेंडल चूज पी, मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, दूसरे पौधों को क्यों नहीं चुना। तो इसके कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं मटर को ही क्यों चुना। जैसे कि पहला, शॉर्ट लाइफ स्पान। आप सबको पता है जो मटर का लाइफ स्पान होता है वो 2 to 3 मंथ होता है। 2 to 3 मंथ में मटर का पौधा पक के तैयार हो जाता है, बीज दे देता है। तो क्या होता है, इससे फायदा क्या है शॉर्ट लाइफ स्पान से, हम उस प्लांट के कई जनरेशन का
स्टडी कर सकते थे, कई जनरेशनों का अध्ययन कर सकते थे। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिडाइजेशन था, तो कई जनरेशन का अध्ययन करना था। अब मान लो ऐसा होता अगर किसी एनिमल पे कर लेते जिसकी एज 60 या 80 हो, पता चला कि वो फर्टिलिटी उसकी आ रही है 21 में, 21 में जब फर्टिलिटी आ रही तो एक पीढ़ी 2 पीढ़ी देखने के बाद शायद हमारे मेंडल सर की एज पूरी हो जाती है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था कि मटर का पौधा, पहला चीज क्या था, शॉर्ट लाइफ स्पैन। दूसरा क्या था, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो क्या थे, कम थे। कितने थे, 2n = 14। मीन्स 2n का हम मतलब सबसे लोग समझते हैं, 2n मतलब डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 14। हैप्लॉयड कितने होंगे, 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है और कितने टाइप्स के हैं, 7 टाइप्स के। क्लियर। तीसरा था, इसमें इमैस्कुलेशन के थ्रू इमैस्कुलेशन इजी था। इमैस्कुलेशन से फायदा क्या है कि इमैस्कुलेशन के थ्रू पॉलिनेशन कराना, कि हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है या सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। तो अब इधर पे 2 वर्ड नए आए, कौन से, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जब हम उसी फ्लावर का मतलब उसी पुष्प का जो हमारा परागकण होता है मतलब पोलन होते हैं उसी फ्लावर की ओवरी में जाते हैं तो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के, चाहे वो सेम प्लांट ही क्यों ना हो, दूसरे फ्लावर के पोलन में जाए, ओवरी में जाएगा तो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें इमैस्कुलेशन के थ्रू एक कराना बहुत आसान था। कट किया पोलन ग्रेन्स को, लिया हाथ में इमैस्कुलेट किया, देन फ्लावर पे ड्रॉप आउट कर दिया। तीसरी चीजें थी, बहुत आसान था इसको कराना। क्लियर। चौथा इसका पॉइंट, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर जो आपने हमेशा सुने होंगे, मेंडल के 7 कैरेक्टर। मेंडल के वो कौन से 7 लक्षण थे जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में चुने थे। क्लियर। तो इसमें क्या थे, डिफरेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं इसलिए। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे हमारे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ पी। जो 7 कैरेक्टर थे हमारे पी के, जो चुने थे किसने, मेंडल सर ने। तो पी कैरेक्टर याद रखना बहुत आसान है, जो बहुत कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को कैसे इनको याद रखा जाए। आप सिंपल सा एक प्लांट सोचिए, एक प्लांट के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक स्टेम हो सकता है, पत्तियां होंगी, फ्लावर होंगे, फली होगी, भाई फली तो होगी ना जिसके अंदर बीज भी होंगे। क्लियर। तो आप एक प्लांट को याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं। डजन मैटर कि प्लांट कैसा है, आपके दिमाग में एक प्लांट आना चाहिए उस समय। ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टर थे, पहला था इनका स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, तने की लंबाई। पहला कौन सा था, तने की लंबाई। दूसरा कौन सा था, सीड कलर। क्यों उनको चुना, क्योंकि सभी में 2 कैरेक्टर पाए जा रहे थे। जैसे कि स्टेम हाइट, तने की लंबाई कैसे हो सकते हैं, लंबा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। लंबा और छोटा कैसे डिसाइड किया इन्होंने, मतलब एक फिक्स रेशियो मान लिया कि अगर मान लो 7 सेंटीमीटर के अबव है तो सारे लंबे हैं, और बिलो द 7 सेंटीमीटर हैं तो स्मॉल है। ये मेंडल ने मतलब कुछ ऐसा एक अपना रेशियो लगाया होगा जिसके आधार पर उन्होंने स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। सीड कलर हम सबको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रीन एंड येलो। एंड थर्ड कौन सा है, सीड सेप। इसी टाइप से इसमें भी होता है, रिंकल्ड एंड राउंड। तो सभी में क्या है, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर पाए जा रहे थे। इसके बाद कौन सा था, इसके बाद आते हैं हम सीड। सीड किसके अंदर पाया जाता है, फली के अंदर। फली को क्या बोलते हैं, पोड, पोड सेप। देन पोड, फली का
आकार, एंड फली का कलर, पोड कलर। क्लियर। इसके बाद क्या आता है हमारा फ्लावर, फूल बचा है ना, फ्लावर कलर। कौन कौन से दो कलर थे, पर्पल एंड व्हाइट, फूल का रंग। उसके बाद फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की फूल की स्थिति कहाँ कहाँ पे है, एक्सियल है मतलब कि आगे है, या टर्मिनल है, बॉटम पे है। ठीक है। कौन कौन से लक्षण कैरेक्टर जो मेंडल ने सिलेक्ट किए, स्टेम हाइट, सीट कलर, सीट शेप, पोट कलर, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने के लिए, जो 7 कैरेक्टर होते हैं जो हमारे मेंडल ने जो सिलेक्ट किए थे। तो ये तो बात हो गई है इनकी हिस्ट्री की, कि जो एक चीज़ और यहीं पे बताना चाहूँगा, इन सभी का कैरियोटाइप है, बट वो 11th-12th के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ बताऊंगा जो इन कैरेक्टर का कैरियोटाइप दिया था। मतलब कैरियोटाइप बोले तो कौन से क्रोमोसोम, कौन से गुणसूत्र पे कौन सा एक कैरेक्टर है, उसको बोलते हैं हम कैरियोटाइप। क्लियर। किसने दिया था वो दिया था एस ब्लिक्स्ट सर ने, एस ब्लिक्स्ट सर ने। क्लियर। दिस इज द ऑल ओवर द हिस्ट्री ऑफ द मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्लियर। और हाँ, एक स्पेशल चीज जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको जेनेटिक्स, ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में 15 to 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इस मेंडेलियन जेनेटिक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर ईयर कम से कम 15 से 25 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान दीजिए केयरफुली। और केवल बोर्ड एग्जाम में नहीं, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं मेंडेलियन जेनेटिक्स को टच किया जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उससे अराइज जरूर होंगे। क्लियर। चलिए, तो एक पोर्शन हम देख चुके हैं हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री के बाद आते हैं हम टर्म पे, कि हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में कौन कौन से टर्म यूज करने वाले हैं, कौन कौन से बायोलॉजिकल टर्म हमारे मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर आएंगे। जैसे कि पहला टर्म है जीन। बहुत अच्छी चीज है। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द जीन, जीन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। सिंपल वन लाइन डेफिनेशन है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए के छोटे खंड जीन कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, दे इनहेरिटेड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। क्लियर। हमेशा हम लोग पढ़ते आए हैं केवल वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं। क्लियर। ठीक है। तो जीन वर्ड किसने दिया था, जीन किसने वर्ड दिया था, जॉनसन ने दिया था जीन। जीन क्या है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन। अब यहीं पे एक बात आती है, जीन तो हम बाद में कहे, जब हमको पता चल गया है, जब हमारे डीएनए स्ट्रक्चर पता चले और बहुत सारी चीज़ें मियोसिस वगैरह पता चली, फर्टिलाइजेशन, तब हमको जीन पता चला। लेकिन इससे पहले मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कब किया था, 1866 में। उन्होंने जीन को क्या कहा था, मेंडल ने जीन को जीन ना कह के क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट फैक्टर। क्या बोला था, यूनिट फैक्टर, मतलब एकाकी कारक। मतलब मेंडल ने बताया सही था कि मतलब जो ट्रांसफर होते हैं लक्षण, वो किसके थ्रू होते हैं, यूनिट फैक्टर के थ्रू होते हैं, जिनको बाद में हम लोग क्या बोलने लगे हैं, जीन बोलने लगे। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन को मेंडल ने क्या कहा था, क्या कहा था, यूनिट फैक्टर। ये तो बात होगी हमारी जीन की। देन आता है दूसरा अलील्स। व्हाट इज द अलील, सिंगल लाइन डेफिनेशन इसकी भी है, अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड एलील्स। अल्टरनेटिव फॉर्म कैसे कह सकते हैं, मान लो कोई एक अगर जीन है वो कैपिटल टी है, ठीक है, तो अभी हम आगे बताएंगे कैपिटल क्यों करते हैं, डोमिनेंट के लिए, रिसेसिव के लिए क्या करेंगे हम,
स्मॉल टी। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। तो एलील्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स कॉल्ड एलील्स। क्लियर। चलो अगला आता है डोमिनेंट। अब डोमिनेंट कुछ भी कह सकते हैं हम, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट एलील्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक सिंगल वर्ड रखा डोमिनेंट। डोमिनेंट मीन्स प्रभावी। प्रभावी का मतलब आप सिंपल सा समझिए, जो अपना प्रभाव छोड़ सके, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, दैट्स कॉल्ड डोमिनेंट। जैसे कि मान लो कि एक घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों में चारों का प्रभाव तो अलग अलग होगा ना, किसी एक का बहुत ज़्यादा होगा। मान लो 2 भाई हैं, 2 भाई में एक बड़ा है एक छोटा है, किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, बड़े भाई का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। बड़ा भाई जो कहेगा वो होगा, लेकिन क्या छोटे भाई का कहेगा होगा, नहीं होगा। लेकिन छोटे भाई के प्रभाव कब आएगा, जब बड़ा भाई नहीं होगा, तब छोटे भाई का प्रभाव आएगा। तो ऐसे डोमिनेंट है दोज जीन्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ऐसे जीन जो अपने आप को किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रभावी कहलाते हैं। ठीक है। और जो नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, सेकेंड रिसेसिव। अभी हम आगे पढ़ेंगे डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, डोमिनेंट एलील्स, रिसेसिव एलील्स, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, सबकी लेकिन परिभाषा एक सिंपल है कि जो अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। कैसे, इंडिपेंडेंटली, चाहे वो अकेला हो चाहे किसी के साथ हो, लेकिन किसका लक्षण है, उसी का है, वो क्या डोमिनेंट कहलाएगा। लेकिन रिसेसिव कब, जब डोमिनेंट प्रेजेंट ना हो तब किसका कैरेक्टर आएगा, हमेशा किसका लक्षण आएगा, रिसेसिव का। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिसेसिव। क्लियर। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और वर्ड आते हैं जो टर्म में आपको साइड में नहीं दिखा पाया। रीजन क्या था, थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने चुनिंदा लिखे, लेकिन हम आपको इधर डिफाइन करेंगे। जैसे कि पहला होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एंड थर्ड हेमीजाइगस। तीनों टर्म रिलेटेड हैं डीएनए जीन से। क्लियर। होमो, होमो मतलब समान, होमो मतलब समान, हेट्रो मतलब विषम, सम विषम, हेमी मतलब अकेला। ठीक है। होमोजाइगस, ऐसे जीन जिनके दोनों एलील्स कैसे हो, सेम हो, क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस। जैसे हमने आपको बताया किस टाइप के हो सकते हैं एलील्स, कैपिटल भी हो सकता है कैपिटल, स्मॉल भी हो सकता है स्मॉल। कैपिटल कौन होगा, डोमिनेंट, क्योंकि हम डोमिनेंट को हमेशा किससे शो करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और उसी के रिसेसिव एलील को उसी के स्मॉल लेटर से। ठीक है। तो होमोजाइगस कैसे होंगे, होमोजाइगस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब आप सोच रहे होगे 2 क्यों लिखे, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड, ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड, इसलिए हमने 2 एलील सभी के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसलिए तो हम लिखते हैं 2n। क्यों लिखते हैं 2n, कैसे होगा, n और n, दैट कॉल्ड 2n, तभी 2n होगा, क्योंकि सभी के अंदर क्या होंगे, 2 एलील्स होंगे, मतलब एक जीन के 2 एलील्स फॉर्म होंगे। ठीक है। वो कैसे हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब सेम हो, ठीक, चाहे कैपिटल कैपिटल हो चाहे स्मॉल स्मॉल हो, एक क्या कहलाएंगे, हमारे होमोजाइगस। क्लियर। और हमेशा इनको हम बोलते हैं प्योर। कैसे होते हैं, प्योर, क्योंकि कोई इसमें शुद्धता नहीं है, सेम है, शुद्ध है, प्योर है। क्लियर। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस में जब दोनों क्या हो जाए, एक साथ आ जाए, जैसे कि दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। कुछ भी हो सकता है, आप कैपिटल ए स्मॉल ए कर दीजिए, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कर दीजिए, मतलब क्या हो, दोनों एलील्स फॉर्म प्रेजेंट हो, उसका डोमिनेंट रूप भी हो और रिसेसिव रूप भी हो, एक साथ हो, क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। और ये कैसे होते हैं, इम्प्योर या अशुद्ध होते हैं, या हाइब्रिड भी बोल सकते हैं हम इनको। हेमीजाइगस, अब इसमें क्या है, दोनों एलील्स नहीं है प्रेजेंट, एक कोई दूसरा एलील्स है, एक कोई दूसरा एलील्स है।
जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन मेल का सेक्सुअल क्रोमोसोम, इसमें देखो एक एक्स है दूसरा एक्स नहीं है, अब दूसरा एक्स की जगह क्या है, दूसरा वाई है, मतलब दो अलग अलग जीन हो गए हैं, ठीक, दोनों की एक एक कॉपी ही प्रेजेंट है। तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। क्लियर? ये हमारे कुछ टर्म्स थे, कौन कौन से, जीन, एलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। जब हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल इनहेरिटेंस इन मैन, इन ह्यूमन, तो हमें वहां पे देखने में मिलेगा हेमीजाइगस कंडीशन। अभी कौन कौन से कंडीशन देखने को मिलेंगे हमको, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। क्लियर? तो ये पूरी हिस्ट्री और कुछ टर्म थे हमारे, जो कि हमें मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी स्टडी करने से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हमें समझना है तो इन वर्डों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत करते हैं। मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो हम इसको मेंडल की भाषा में ही पढ़ेंगे, ना कि बुक की भाषा में, कि मेंडल ने कैसे किया होगा, हाउ टू मेंडल एक्सपेरिमेंटेड। क्योंकि उस समय पे तो हमारे कोई भी मियोसिस अब हमको नहीं पता थी, तो मेंडल का जितना वर्क था वो एक्सपेरिमेंटेड था, और कैसा था कि टोटल ऑब्जर्वेशन वर्क था। ठीक, कैसे ऑब्जर्वेशन किया, दो भागों में हम थोड़ा इसको बांट लेते हैं पहले बोर्ड को। ठीक, मेंडल ने कौन सा प्लांट चुना था, गार्डन पी, राइट। गार्डन पी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक समय में एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के किया। कोई भी एक्सपेरिमेंट किया एक समय में एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्या कराया था, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कराया था, मतलब दो प्लांट को आपस में क्रॉस कराया था। कैसे दो प्लांट, डिफरेंट टू प्लांट। तो हम मोनोहाइब्रिड को क्या कह सकते हैं, व्हेन जब कभी भी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए या एक परस्पर विरोधी लक्षण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल या एक, हाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हेन वी क्रॉस बिटवीन टू प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर, वन डिफरेंट कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर हुआ? ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पौधा लिया। कैसा पौधा, कैसा जो हम अपनी आंखों से क्या देख सकते थे, हमने बताया था आपको, एक रेशियो रहा होगा जिसके ऊपर उन्होंने क्या कहा होगा, लंबा ए बोना। तो उन्होंने क्या देखा, लंबा पौधा मतलब टॉल प्लांट, एंड बोना पौधा मतलब कि शॉर्ट प्लांट। क्लियर? लंबे बोने पौधे में किया। कैसे कराया होगा क्रॉस पॉलिनेशन, किसी भी एक प्लांट का क्या काटा होगा, पोलन ग्रेन्स कट किया होगा, पोलन ग्रेन्स को निकाला होगा, इमेस्कुलेट किया होगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर क्या कर दिया होगा, ड्रॉप आउट कर दिया होगा। क्लियर? ठीक। तो ड्रॉप आउट जब कर दिया तो उससे क्या बनेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेंगे। और सीड जब देख के उन्होंने जर्मिनेट कराए वो सारे सीड, तो उन्होंने क्या देखा कि जो इनकी पहली संतति पीढ़ी आई, मतलब जो F1 जनरेशन आई, वो सभी कैसे थे, लंबे थे। कैसे पौधे थे, सारे लंबे। मोस्ट कंफ्यूजन, मेंडल इज कंफ्यूज्ड हाउ इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हुआ कि हमने तो दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया था जो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर वाले थे। क्लियर? तो जब दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले पौधे थे तो पहली पीढ़ी में क्या आने चाहिए, दोनों के लक्षण आने चाहिए, लेकिन आया क्या उसमें, केवल एक कैरेक्टर आया। उन्होंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसके बाद जो फर्स्ट पीढ़ी थी, प्रथम जनरेशन थी, इसके बीच में करा दिया स्वपरागण, या बोले तो सेल्फ क्रॉस। क्या कराया, सेल्फ क्रॉस। ठीक है। अब जब सेल्फ क्रॉस कराया तो कौन सी पीढ़ी आएगी इनकी, F2 जनरेशन आ जाएगी। जब F2 जनरेशन आ जाएगी तो F2 जनरेशन में क्या देखते हैं कि इनको लंबे पौधे भी मिले और बौने पौधे भी मिले। क्लियर? कौन कौन मिले, लंबा भी बौना भी, जो कहां प्रेजेंट था, इनकी पेरेंटल पीढ़ी में। पेरेंटल मतलब प्योर पीढ़ी में प्रेजेंट था, जो इनके पेरेंटल पीढ़ी में, वही दोबारा इनको कहां मिला,
F2 पीढ़ी में, और इन्होंने देखा कि जो ये F2 पीढ़ी में लंबे बौने पौधे मिले हैं, जो इनका रेशियो है, मतलब जो इनका रेशियो क्या है 3:1। आगे बताऊंगा अभी कैसे कि 3:1 आया है, 3:1 जो रेशियो आया कैसे आया है वो बताऊंगा। लेकिन जो मेंडल ने किया होगा इस टाइप से किया होगा। क्लियर? क्योंकि वो सिर्फ क्या कर सकते थे, आंखों से देख सकते थे। उस समय तक कैसे जीन को निकालना है, कैसे क्या निकालना है कुछ पता नहीं था, इसलिए तो उन्होंने जीन को क्या कहा था, यूनिट फैक्टर कहा था। क्या देखा होगा उन्होंने, लंबा पौधा बौना पौधा लिया, क्रॉस कराया, प्रथम पीढ़ी में सारे कैसे आ गए लंबे, द्वितीय पीढ़ी में कैसे आए लंबे और बौने। इसी टाइप से जैसे कि एक उन्होंने कैरेक्टर को लेके किया, ऐसे ही 7 जो कैरेक्टर थे सातों को करके देखा होगा, सातों को करके देखा उन्होंने, सातों कैरेक्टर को एक बार एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। जब सातों को कैरेक्टर को करके देखा तो सातों में कंडीशन कैसी रही, सेम रही। मतलब प्रथम पीढ़ी में कोई उन दोनों से एक कैरेक्टर आया, उसका द्वितीय पीढ़ी में दोनों कैरेक्टर आ गए। तब उन्होंने यहां पे एक परिभाषा दी। कौन सी परिभाषा? प्रभावी लक्षण या प्रभावी जीन और रिसेसिव जीन। क्या थी दिखते हैं, डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट कैरेक्टर। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इससे प्रभावी जीन या डोमिनेंट जीन या प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर परिभाषा केवल आप इससे निकाल सकते हैं। हमको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको उनका एक्सपेरिमेंट याद देखने की जरूरत है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो उन्होंने कैसे बताया, व्हेन क्रॉस बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर एंड दोज कैरेक्टर आर अपीयर्ड ऑन फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट जीन्स। फिर समझिए, जब हम परस्पर विरोधी लक्षण के बीच में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रभावी लक्षण या प्रभावी जीन कहते हैं। क्लियर? ठीक है। और अगर हम यहीं पे प्रभावी की परिभाषा देना चाहें तो क्या हो जाएगा, when cross between a character and which character is not appear in upon generation is called recessive character। जब हम परस्पर विरोधी लक्षण के बीच में संकरण कराएं और प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण हमारा न प्रदर्शित हो वो क्या कहलाएगा, हमारा अप्रभावी। क्लियर? रिसेसिव। ठीक है। तो इन्होंने यहां से एक परिभाषा दी, एक इन्होंने लॉ भी दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, साथ में एक और लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसमें। क्लियर? अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट सातों कैरेक्टर का कर लिया तो फिर इन्होंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना चाहा। किस फॉर्म में? मैथमेटिकल, कि हाउ इट इज पॉसिबल, कि ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिनोट किया। क्या डिनोट किया? उन्होंने कहा लंबा, टॉल, टॉल का उन्होंने कह दिया टी जीन, क्योंकि टी है। ठीक है। और उन्होंने पता कैसे चला कि कौन सा प्रभावी कौन सा प्रभावी, इस टाइप से सातों का संकरण करा के। हमेशा क्या बोलते हैं कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं, प्रभावी जीन होते हैं, उनको हम किस में लिखते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, और सारे कैसे हमारे डिप्लॉयड हैं। तो उन्होंने क्या किया, टॉल का टी और डिप्लॉयड हैं तो 2 टी। हमने क्यों लिखे, क्योंकि पेरेंटल पीढ़ी है, प्योर जनरेशन है, और प्योर जनरेशन हमने क्या बताया हमेशा कैसी होती है, होमोजाइगस। होमोजाइगस होगी तो उससे क्या आएंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और उसी के रिसेसिव कैरेक्टर को हम किस में लिखते हैं, अप्रभावी लक्षण को उसके स्मॉल लेटर में। क्लियर? ठीक है। जब स्मॉल लेटर में लिख दे तो उन्होंने बहुत किया होगा, उन्होंने गैमीट कैसे बनाए होंगे, उन्होंने कई बार सीधे सीधे क्रॉस कराया होगा। अब सीधे क्रॉस करा देंगे विदाउट गैमीट बनाए तो कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम, डबलिंग हो जाएगी, तो ये भी उनका फेल हो गया होगा। तो उन्होंने कई चीजें करके देखी होंगी, बट जो उनका रिजल्ट यहां आ रहा होगा वो नहीं आ पा रहा होगा। तब उन्होंने एक ट्रिक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ब्रेन की कैपेसिटी, उन्होंने क्या किया, इनको अलग कर दिया। और जो कि आज हम जानते हैं कि जब भी पोलन ग्रेन्स या ओवा बनते हैं तो एक प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस, जिसके थ्रू मियोसिस होती है और गैमेट अलग होते हैं। वो आज जानते हैं, उस समय नहीं जानते थे वो कि मियोसिस वगैरह क्या होती है। तो ठीक है, हम इधर कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब गैमेट बने दोनों अलग हो गए, और एक क्या कहलाते हैं हमेशा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड
और ये क्या है, डिप्लॉयड। सिंपल समझो, डिप्लॉयड जब दोनों एलील्स प्रेजेंट हो, चाहे वो होमोजाइगस फॉर्म में हो चाहे हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो। जब किसी जीन के दोनों एलील्स प्रेजेंट हो तो कहलाएंगे डिप्लॉयड, और जब केवल सिंगल प्रेजेंट हो तो हैप्लॉयड। डिप्लॉयड जो होंगे वो प्योर और इम्प्योर हो सकते हैं, मतलब हाइब्रिड, मतलब हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस हो सकते हैं, लेकिन जो हैप्लॉयड होगा वो हमेशा प्योर होगा, क्योंकि उसमें दूसरा कोई एलील्स नहीं है। क्लियर? सेम कंडीशन इधर, दोनों स्मॉल टी बने। ठीक है, अगर हम इनका क्रॉस करवाएं आपस में, मान लो सपोज ए मेल और ए फीमेल, सपोज कर सकते हैं, बाकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो। ठीक है, तो किसी से भी करवा दें तो हम सभी में बनेगा क्या यहां आके। ठीक है, और हमने क्या बताया था कि जो कि डोमिनेंट करेक्टर होता है वो चाहे सिंगल में हो चाहे डबल में हो, करेक्टर अपना कौन सा करेगा, डोमिनेंट। तो यहां देखो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो करेक्टर किसका आएगा, एक क्या करेगा, इसको दबा देगा। एक जीन क्या करेगा, अपने दूसरे जीन के करेक्टर को दबा देगा, तभी तो डोमिनेंट है ना वो। बड़ा भाई छोटा भाई है, कौन करेक्टर देगा, अपना बड़ा भाई देगा। जब बड़ा भाई नहीं होगा तो छोटा भाई देगा। क्लियर? तो दबा देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या लक्षण देगा, कैपिटल टी क्या लक्षण देता है, लंबा। टॉल चाहे हमेशा होमोजाइगस में हो चाहे हेटेरोजाइगस में हो, डोमिनेंट जीन चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस, लक्षण किसका आएगा, हमेशा डोमिनेंट जीन का आएगा। तो क्या दे देगा, टॉल। तो इसलिए सारे पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए थे। तो हमेशा एक चीज याद रखो, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाइहाइब्रिड क्रॉस हो चाहे ट्राइहाइब्रिड हो चाहे टेट्राहाइब्रिड हो, लेकिन जो F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन का जो हमेशा रेशियो आएगा वो हमेशा 1:0 आएगा, क्योंकि एक ही कैरेक्टर आएगा उसमें, दोनों कैरेक्टर नहीं आएंगे। तो हमेशा याद रखना, बहुत जगह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें कहते हैं एक डाइहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है तो उसके F1 जनरेशन में रेशियो का रहेगा, और आप लोग उसका जो सेकेंड जनरेशन का रेशियो होता है वो आप टिक कर देते हो, और लेकिन आंसर उसका सभी जनरेशन का F1 पीढ़ी का जो जनरेशन का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:0। देन क्या किया था, सेल्फ क्रॉस। क्या किया, सेल्फिंग कर दी इन्होंने। सेल्फिंग कर दी मींस क्या किया, सेल्फिंग का मींस इसी का क्रॉस इसी के साथ। ठीक है, सेम प्रोसेस चलेगी, गैमीट बनेंगे, गैमीट बनेंगे, और इससे भी गैमीट बनेंगे। क्लियर? यहां पर रफ कर दे रहा हूं मैं, समझ में आ गया ना। गैमीट बने, देन हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर, जो पुनेट सर ने दिया था। कैसा, हमने एक मेल माना है एक फीमेल माना है, लेटेस्ट करके माना है। ठीक है, किसी को भी आप मान सकते हो। ठीक है, मान लो ये मेल ये फीमेल, तो एक साइड हम जिस साइड मेल करेंगे जिस साइड फीमेल करें, मेल साइड मेल के गैमीट, और फीमेल साइड फीमेल के गैमीट। क्लियर? ठीक है, अब क्रॉस कैसे होगा, जैसे हम करते हैं हमेशा, ए वाला जीन भाई आपस में सेल्फ, ये आपस में क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सेल्फ क्रॉस नहीं है, क्या है, क्रॉस है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, तो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसमें और इसमें। हमने बताया है डोमिनेंट जीन हो चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो चाहे हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, क्या करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर देगा। तो ये इसमें दोनों डोमिनेंट हैं, क्या दे देगा, ये टॉल लंबा। इसमें एक डोमिनेंट मिल गया, क्या दे देगा, टॉल लंबा। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट को हम पहले लिखते हैं और रिसेसिव को बाद में लिखते हैं। तो ये भी क्या देगा, टॉल, और ये कैसे देगा, ड्वार्फ। क्लियर? तो हमें कितने मिले टॉल, 1 2 3। क्लियर? और ड्वार्फ कितना मिला हमें, 1, जो कि हमने इससे पहले जो ऑब्जर्वेशन वाला बनाया था उसमें था। क्लियर? तो ये जो हम देख सकते हैं ये क्या कहलाता है, हमारा फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, दो टाइप की रेशियो हम पढ़ेंगे, एक फिनोटिपिक एक जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो।
समझते हैं क्या है फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप्स मीन्स होता है ऐसे करेक्टर जो हम अपने आईज से देख सकते हैं, कहलाते हैं फिनोटाइपिक। जीनोटाइपिक जो जीन का रेशियो होता है, मतलब जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं बल्कि जीन्स उसको डिसाइड करते हैं, क्या कहलाता है, जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक क्या है, 3:1। जीनोटाइपिक कैसा है, इसमें हम देखेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। क्या है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, दो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और एक कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव। दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर, समझ में आया, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। कंफर्म, डाउट यहां तक कोई? मेंडल ने कैसे किया होगा, समझ में आ गया। यहीं पे इन्होंने दो लॉ दिए थे अपने। पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें तक पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, अभी 4 पॉइंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जब हम परस्पर विरोधी लक्षण के बीच में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल वो लक्षण प्रदर्शित होते हैं जो प्रभावी होते हैं। अब देखो, प्रभावी लक्षण और प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम, बस थोड़ा डिफरेंट है। प्रभावी लक्षण में क्या बोलते हैं, जब हम परस्पर विरोधी लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोलते हैं। और प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जब हम परस्पर विरोधी लक्षणों की वजह संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल वो लक्षण प्रदर्शित होते हैं जो प्रभावी होते हैं। क्योंकि उन्होंने कैसे दिया है, सातों का करके देखा था, सातों में क्या हो रहा था, एक ही लक्षण आ रहा था, वो लक्षण क्या था, प्रभावी था। कैसे प्रभावी पता चला, हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसकी काउंटिंग जो होगी ना वो ज्यादा होगी। जो F2 पीढ़ी में काउंटिंग होगी उसकी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी डोमिनेंट कैरेक्टर की। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे लंबे ज्यादा है, बौने कम है, तो क्रॉस चेक कर सकते हो आपकी, आपका प्रभावी लक्षण आप जिसको बोल रहे हो वो रियल में प्रभावी है कि नहीं है। अगर वो प्रभावी है तो F2 पीढ़ी में उसकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होंगे, ज्यादा होंगे जन दूसरे से। ठीक है, और जो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, व्हेन क्रॉस बिटवीन different characters and only those characters are appear in F1 generation which are dominant। ठीक है, which are dominant, केवल वो करेक्टर आएंगे जो डोमिनेंट होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, मेंडल ने बताया कि F2 पीढ़ी में 3:1 रेशियो या जीनोटाइपिक 1:1, 1:2:1 रेशियो केवल तब पॉसिबल है जब गैमीट बनने के समय जो करेक्टर हों वो आपस में सेग्रीगेट हो जाएं। क्यों, अगर मान लो सेग्रीगेट ना होते तो हमेशा साथ में रहते, अगर ये तो साथ में रहते तो हमेशा लंबा ही बना रहता, बोना तो कभी आता ही नहीं। लेकिन बोना मिला ना, तो उन्होंने क्या बताया कि कब पॉसिबल है, जो हमारा ये बोना करेक्टर आ रहा है, जो ड्वार्फ करेक्टर आ रहा है F2 पीढ़ी में, कब पॉसिबल है, जबकि गैमीट बनने के समय दोनों के दोनों करेक्टर क्या हो जाएं, सेग्रीगेट हो जाएं। तो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म द करेक्टर इज सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर, गैमीट बनने के समय क्या होता है, जो करेक्टर है, जो लक्षण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और अपने किस में, प्योर फॉर्म में आ जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर, कोई डाउट? ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले मेंडल हिस्ट्री, देन टर्म ली हमने, जीन, एलील, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। देन हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, कैसे मेंडल ने अपना क्रॉस किया, कैसे सेल्फिंग की, क्योंकि वो सब लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिया। ओके, इधर तक फिनिश हो गया। अब हम आगे चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। किस पे चलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाँ, एक चीज यहां पे बताना भूल गया मैं आपको, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है प्रेजेंट टाइम इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, पहले मेंडल के 3 लॉ थे लेकिन आज की डेट में केवल 2 लॉ हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को अब
लॉ नहीं माना जाता, केवल इसको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट, नियम नहीं है, क्योंकि नियम वो होता है जो हर जगह कंप्लीटली फॉलो हो, ऐसी कहीं जगह ना हो जहां फॉलो ना हो। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, ये क्या है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिसमें फॉलो नहीं करते, लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। क्लियर? चलो शुरू करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस, सिंपल से, यानी मोनोहाइब्रिड मतलब जब सिंगल कैरेक्टर को बेस पे ध्यान में रख के हम क्रॉस करा रहे थे तो मोनोहाइब्रिड। डायहाइब्रिड जब हम दो लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं तो कहलाता है डायहाइब्रिड। क्लियर? डायहाइब्रिड की क्या डेफिनेशन है? व्हेन वी क्रॉस्ड बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे उन्होंने लिया था बीज का रंग और बीज का शेप, आकार। कैसे, किस टाइप के मिलते होंगे आपने सब शायद सबके घर में मटर तो देखी ही होगी, या अगर नहीं होती होगी तो मार्केट से ही मटर लाते होगे। तो उसमें दो तरह के बीज मिलते हैं, एक होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, अच्छे से गोल होते हैं और पीले होते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल झुर्रीदार होते हैं, रिंकल टाइप के होते हैं, ग्रीन इस कलर होते हैं, जिसको उठा के हम लोग अलग कर देते हैं, कहते हैं कि ये बीज खराब हो गया है। क्लियर? ठीक, तो उन्होंने कौन कौन से लिए? राउंड एंड येलो, इन दोनों क्यों साथ में रखा गया? जैसा कि मैंने बताया आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट एक साथ रहेंगे, रेसेसिव एक साथ। कैसे पता? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता कर लिया होगा कि राउंड क्या है, डोमिनेंट है ओवर किसके, रिंकल्ड के। येलो डोमिनेंट है ओवर किसके, ग्रीन के। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंफर्मेशन कहां से आई होगी? F2 जनरेशन के नंबर ऑफ इंडिविजुअल से। और साथ में अपोजिट में कौन रहेंगे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर? ठीक, तो हम कैसे डिनोट करते हैं इसको? राउंड के लिए कैपिटल R, डोमिनेंट है क्योंकि डिप्लॉयड है। येलो के लिए, ठीक, और रेसेसिव को क्या करते हैं? उसी के हम स्मॉल लेटर में। क्लियर? अब क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन समझ में तो आ ही गया था आपको। गैमीट फॉर्मेशन में इधर बड़ी समस्या होती है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हाउ टू गैमीट फॉर्मेट, कैसे हम गैमीट फॉर्मेशन करेंगे। इधर पे कैसे करेंगे? दोनों कैरेक्टर्स का क्या होगा? आधा आधा। भाई गैमीट में क्या होता है? हाफ नंबर मियोसिस हो जाती है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचते हैं, तो मतलब एक क्या करेगा? ए भी तो हाफ होगा और ए भी, क्योंकि दोनों अलग कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर नहीं है। तो ये नहीं कभी कि इसको आधा कर देना, आर अकेला आ जाए या वही, ऐसा नहीं। कैरेक्टर दोनों आएंगे, लेकिन किस में आएंगे? हाफ पोर्शन में। तो ये हाफ पोर्शन में आर और वाई सभी इसी टाइप के बनेंगे, ठीक है। और इससे भी कितना? आर और वाई। अब इधर भी एक सवाल उठता है, ये मैंने एक ही एक क्यों बनाए, बहुत सारे क्यों नहीं बनाए? करेक्ट, बहुत सारे गैमीट बनेंगे, ऐसा नहीं केवल एक एक बनेगा, लेकिन सब जितने भी होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए कि हमें कोई एक फॉर्मूला दे दिया जाए, मान लो मैं आपको दे दूं ए बी बी सी सी डी डी ई, कह दूं एक 2 3 4 5 6 6 कैरेक्टर का एक कोई इंडिविजुअल है जिसका क्रॉस करा रहे, तो बताओ इसमें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? अब तो बहुत कंफ्यूजन है ना निकालना, तो क्या करोगे आप? एक फॉर्मूला होता है 2 दी पावर n, वेयर n इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। मतलब ऐसे इसमें कितने हैं जो हेटेरोजाइगस हैं, होमोजाइगस नहीं है। तो देखते हैं, मान लो इसमें हम निकालना चाहें 2 दी पावर देखें n, ए हेटेरोजाइगस है? नहीं है। ए है? नहीं है। ए है? नहीं है। ए है? नहीं है। ए है? नहीं है। जब कोई हेटेरोजाइगस नहीं है तो क्या हो जाएगा? 2 दी पावर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो जाएगी तो कितने टाइप्स की गैमेट, टाइप्स की बात कर रहा हूँ, नंबर नहीं कर रहा हूँ, कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे? 1 टाइप, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू 1।
ऐसे हम इसको देखें कितने टाइप के बनेंगे, टू दी पावर क्या हेटेरोजाइगस है, नहीं है, ए भी नहीं है, जीरो, तो एक टाइप का बनेगा। ठीक, अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं आपको, ए बी वी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, अब पूछूं आपसे कितने टाइप्स के बनेंगे, तो क्या करोगे, सीधे फॉर्मूले टू दी पावर एन, कितने हेटेरोजाइगस, 1 2 3, 3 कितना हो गया 8, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 8 टाइप के। तो कभी भी आप क्रॉस चेक करना हो तो आप यहां से निकाल सकते हैं कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे। इधर पे समझ में आया, ऊपर कैसे कितने टाइप के बनेंगे, एक टाइप बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट बहुत बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपस में इनका क्रॉस होगा, जब क्रॉस कराएंगे तो आर के साथ आर जाएगा और वाई के साथ वाई जाएगा। हमने आपको पहले बताया था डोमिनेंट जीन चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो चाहे हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, तो लक्षण देखने का तरीका क्या है, आप पहले एक को छुपाइए। ठीक, क्या दिख रहा है हमको, अगर हम इसको हम छुपा लें तो हम क्या देखेगा, ये देखेगा केवल आर आर। ठीक है, जब ए केवल दिखेगा तो इसमें क्या क्या हो गया, आप कौन सा करेक्टर आएगा, राउंड की रिंकल्ड राउंड आएगा, क्योंकि हमें क्या है, राउंड का एक क्या मिला हमको, इधर डोमिनेंट जीन मिल गया। और फिर इसको आप छुपा लोगे तो क्या जाएगा, येलो का हमें एक डोमिनेंट जीन मिल गया, तो क्या जाएगा येलो। तो हमारी F1 पीढ़ी में सारे कैसे हो जाएंगे, राउंड एंड येलो। मैंने आपको क्या बताया था हमेशा कि F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में हमेशा जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:0, एक ही टाइप का मिलेगा क्योंकि हमको उसके बाद नहीं मिलेगा। क्लियर, देन सेम प्रोसेस क्या कराएंगे हम, सेल्फिंग, क्या कराएंगे, सेल्फिंग। जब सेल्फिंग कराएंगे तो क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं ना। अब क्या करना है कि गैमीट बनाने हैं, तो पहले हम डिसाइड करते हैं, देखें कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, कितने टाइप के बनेंगे देखते हैं। कोई फॉर्मूला, टू दी पावर एन, कितने हेटेरोजाइगस हैं, 2 हैं, तो 2 कितना हो गए 4, मतलब कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, दोनों से 4 टाइप के बनेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे कौन से गैमीट बनेंगे, सोचने वाली बात है ना। कैसे, 2 तरीके हैं, या तो आप सिंपल सा मैंने बताया कि दोनों जाने हैं, आधे आधे होंगे साथ में जाएंगे। ठीक है, कैसे जाएंगे, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है, एक बार आप कैपिटल आर को दोनों के साथ ले जाइए भाई, क्योंकि दोनों एक साथ दोनों जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आप स्मॉल आर को दोनों के साथ ले जाइए, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक तरीका तो ये है बनाने का। क्लियर, दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे, ये मेरा तरीका है और ये रफ पेज में हमेशा करना, ना कि शेयर में। ठीक है, कभी भी एग्जाम का जो रफ पेज होगा उसमें करेंगे आप इसको। चकरबोर्ड डिवाइड कीजिए, मोनोहाइब्रिड वाला, एक साइड आप एक करेक्टर रख दीजिए, दूसरी साइड दूसरा करेक्टर रख दीजिए। क्लियर, और क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस कराओगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ कराओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ कराओगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। चारों हमारे वही आ जाएंगे। क्लियर, तो इधर भी हमारे चारों वही आ जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जो बहुत सारी बुक्स में क्या है, कहीं कहीं स्मॉल आर है वाई, ये सिर्फ ये जीन नहीं है, इनको डिनोट किया गया है कि राउंड मतलब आर, जीन नहीं है, इसको सिर्फ डिनोट किया गया, लेटेस्ट किया गया। तो कभी इससे कंफ्यूजन मत करिएगा कि अगर कोई दूसरा इंग्लिश वर्ड से आपको दे दें तो आप कंफ्यूज हो, फॉर्मूला सब में सेम लगेगा। ठीक है, अब इसका क्या कराना है, क्रॉस कराने के लिए इसमें एक मेथड दिया गया जो पुनेट स्क्वायर का है, जिसको बोलते हैं हम चकरबोर्ड या पुनेट स्क्वायर, जो पुनेट सर ने दिया था। क्लियर, रफ कर रहा हूं इधर तक का। जब हम डायहाइब्रिड करते हैं हमारे पास कितने रहते थे, 2 रहते थे गैमेट। इधर पे हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो उसमें 2 कॉलम होते थे, इसमें कितने होंगे, 4 कॉलम होंगे। कैसे होंगे, चलिए तो हम क्या करेंगे इसका, फिर इसका हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। और जैसे कि 4 कॉलम है तो 4 कॉलम मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, और
सेम कहानी, एक साइड किसी को मेल मान लें, किसी को फीमेल माना हमने, ये मेल है हमारा और ये हमारी फीमेल है। तो इसके गैमीट यहाँ पे हम लिखेंगे कौन कौन से हैं। मेल के कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इधर पे हम क्या करेंगे, सेम फीमेल वाले, ठीक है। देन क्रॉस कराने का वही पुराना तरीका, एक को स्टेबल करेंगे दूसरे को क्रॉस कराते जाएंगे। कैसे, मान लो इसका हम सभी से क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका इससे हुआ, हो गया, इसका इससे रिजल्ट यहाँ पे, देन इसका इससे रिजल्ट यहाँ पे। कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेम इसका कराएंगे, रिजल्ट यहां पे रखेंगे हम। ठीक है, इसका सेम इससे कराएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखते जाइए। आप घर पे भी ट्राई करिएगा, बहुत इजी है। लास्ट वाले कराएंगे देन। ठीक है, कंफर्म। करेक्टर देखने का वही पुराना तरीका, कैसे देखोगे, एक को ढकोगे फिर इसको ढकोगे, इसको ढकोगे तो क्या आ जाएगा राउंड, इसको ढकोगे तो क्या आ जाएगा येलो। ठीक है, क्या हो गया ये, राउंड येलो। ऐसे मान लो भी इसका देखना है मुझे, एक साइड ढकोगे क्या हो जाएगा राउंड, इस साइड ढकोगे क्या हो जाएगा येलो। कैसे पता, हमने आपको बताया डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो चाहे होमोजाइगस में ना चाहे हेटेरोजाइगस, किसका में से कैरेक्टर आएगा, डोमिनेंट का आएगा। अगर मान लो मैं इसका देखूंगा तो छुपाओगे, कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है। अब कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है तो कौन सा आएगा, अब आर तो है नहीं डोमिनेंट, कैपिटल तो है नहीं, तो राउंड तो हो नहीं सकता। तो राउंड जब नहीं होगा, जब कहते नहीं बड़ा भाई नहीं होगा, तो छोटा भाई कौन सा होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, और जब इसको छुपा लोगे तो इसमें है हमारे पास डोमिनेंट एक, तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो। क्लियर। ऐसी मान लो अगर इसको देखूं तो एक डोमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा राउंड, एक क्या हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि कोई भी इसमें नहीं है डोमिनेंट। ठीक है, तो मैं सबका लिख रहा हूं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में। एक क्या हो जाएगा राउंड येलो, 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 ये हो जाएगा राउंड क्या हो जाएगा ग्रीन। क्लियर। एक क्या हो जाएगा राउंड येलो, एक हो जाएगा राउंड ग्रीन, एक क्या हो जाएगा राउंड येलो, ये होगा राउंड येलो, ये क्या होगा रिंकल्ड येलो, ये क्या होगा रिंकल्ड येलो, ये राउंड येलो, ये हमारा क्या हो जाएगा राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। इसमें कोई नहीं है डोमिनेंट तो क्या हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। फिनोटाइप रेशियो को कौन से होते हैं जो हम देख सकते हैं, तो इन्हें हम कौन क्या क्या देख सकते हैं भाई, शेप कलर, शेप और कलर तो देख ही सकते हैं ना। ठीक है, तो कितने राउंड येलो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैसे हैं राउंड येलो हैं, मतलब कोई ना कोई 9 ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर दोनों का कम से कम एक डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद राउंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, 9:3। रिंकल्ड येलो कितने हैं, 1 2 3, 3, और एक है हमारा रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारा क्या हुआ, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर। अब जीनोटिपिक निकालना है, अब सबका निकाल लोगे तो अलग तरीका है, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बहुत इजी है किसी का भी जीनोटाइप निकालना, फिनोटाइप निकालना, अगर कभी भूल ले। लेकिन उससे पहले मैं इधर पे डिस्कस करूंगा आपका
डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया है, देन आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? तो मेंडल ने बताया कि ऐसे रेशियो तब पॉसिबल हैं जब कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब बाउंडेशन ना हो कि डोमिनेंट सिर्फ डोमिनेंट के साथ जाएगा या रिसेसिव सिर्फ रिसेसिव के साथ, ऐसा ना हो। मतलब डोमिनेंट दोनों के साथ जा सके या रिसेसिव दोनों के साथ जा सके। मतलब कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल फ्री है किसी के साथ जाने के लिए। जैसा कि हमने देखा जब हमने गैमीट बनाए थे तो देखा था कि डोमिनेंट राउंड डोमिनेंट एलो के साथ भी जा रहा था और रिसेसिव एलो के साथ भी जा रहा था। ठीक, ऐसा रेशियो तभी पॉसिबल है। यही हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल क्या था, द्वितीय पीढ़ी में 9:3:3:1 अनुपात तब संभव है जब गैमीट या युग्मजनज बनने की समय पर कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू मेंडल इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द रेशियो 9:3:3:1 are possible when at the time of gamete formation any character are independent to go with the any character is called law of independent assortment। क्लियर हुआ? ठीक, अभी मैं आपको बोल रहा था शॉर्ट ट्रिक, एक समझ में आ गया ना, हाउ इट इज पॉसिबल। अगर कोई भी स्टूडेंट को ये समझ में ना आया हो या कहीं पे अभी आप इसको घर में ट्राई करिएगा, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एक चक्कर बोर्ड बनाने के लिए कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है, केवल चक्कर बोर्ड बनाने के लिए। क्लियर? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे फेस कर रहे हैं आप गैमेट बनाने के समय या और कुछ। ठीक है, चलो आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद रखना है, चाहे वो जीनोटाइप रेशियो याद हो चाहे वो फिनोटाइप हो। किसका याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड का। तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या है? फिनोटाइप रेशियो क्या है? 3:1। और जीनोटाइप क्या है? 1:1:1, 1:2:1। क्लियर है ना? ठीक, तो इसका डायहाइब्रिड का निकालना कैसे? ये हमारा एक कैरेक्टर का है, ये भी हमारा एक कैरेक्टर का। डाई में कितने होगा? 2 कैरेक्टर होगा। तो कुछ नहीं करना है, एक कैरेक्टर इनटू दूसरा कैरेक्टर गुणा कर दोगे तो क्या जाएगा? 9:3:3:1। कैसे? 3 त्रिका 9, 3:3 9, 3 एकम 3, उसके बाद एक का करेंगे 3, फिर एक का करेंगे 1। क्लियर? अगर यही जीनोटाइप की हम बात करें 1:2:1 इंटू 1:2:1। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लो, 1:2:1 इंटू 2:4:2:1:2:1 इट इज जीनोटाइप ऑफ। ऐसे अगर हमें ट्राइहाइब्रिड का निकालना हो तो एक गुणा और कर दो इसमें 3:1 का। 3:1 गुणा मतलब इसमें कर रहे हैं हम, इसमें कर दो चाहे ऐसे कर दो क्या हो जाएगा? 27:9:9:3:3 इधर नीचे लिख दे रहा हूं मैं आपको 9:3:3:1। ये हो गया हमारा ट्राइहाइब्रिड का। चाहे वो ट्राइहाइब्रिड हो चाहे टेट्राहाइब्रिड हो चाहे पेंटाहाइब्रिड, हमें उसमें क्या करते जाना है? मल्टीप्लाई करते जाना है, हमारा रेशियो हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो गया। अब यहां पे एक बात आती है कि मेंडल ने इतने अच्छे दिए, यहां तक हमारे मेंडेलियन जेनेटिक्स थी। कौन सी थी? मेंडेलियन जेनेटिक्स। मतलब मेंडल जी ने हमारा यहां तक दिया था। तो बात आती है, मेंडल ने इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट दिया, सब कुछ किया, बट उनकी जो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, वो सक्सेस उनकी थी उस समय उनको नहीं मिली। तो ऐसा क्यों? तो आता है व्हाई मेंडल फेल इन हिज एरा। व्हाई मेंडल फेल इन हिज एरा, कि वो अपने एरा में फेल क्यों हो गए थे? कारण उसका क्या था? पहला कारण पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, याद कर लीजिए। पहला कारण था कि उस समय तक मियोसिस पता नहीं थी। क्या पता नहीं था? मियोसिस।
जो कि बाद में किसने बताई हमें, फ्लेमिंग सर ने। तो जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ था वो उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे, पहली चीज। दूसरी कौन सी बात थी कि उस समय जो एक बायोलॉजी का पीरियड था वो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट से भरा था। एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट उस समय इन्होंने 1854 में अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी, 1866 में पब्लिशिंग की थी, लेकिन उसके पहले ही आया था हमारा डार्विनिज्म, जिसने कि पूरे विश्व में एवोल्यूशन को एक नया आयाम दे दिया, जिससे कि इनकी जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उस पर फोकस नहीं किया। तीसरी बात क्या थी, कुछ समय तक या उस समय तक साइंटिस्ट मानते थे कि मैथमेटिक्स से बायोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, और इनका टोटल का टोटल जो काम था वो किस पे था, मैथमेटिकल टर्म्स पे था। क्लियर। तो फिर इन्हें कभी मिली, उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए थे। इधर शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको कौन कौन से थे 3 साइंटिस्ट। पहला सेरमैक, कौन से थे, सेरमैक। दूसरे कौन से थे, ह्यूगो डिब्रीज। तीसरे कौन से थे, कार्ल कोरेंस। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि मेंडल की पूरी थीसिस उठाई, पूरा इसको स्टडी किया, देन इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा और रिजल्ट पब्लिश किया, तब जाके मेंडलिज्म फेमस हुए, और उसी को बोलते हैं न्यू मेंडलिज्म। क्या बोलते हैं, न्यू मेंडलिज्म। क्लियर। अभी तक इधर हो गया। इधर पे हम 2 चीजें और पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। 2 इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ने वाली हैं, बैक क्रॉस एंड 3 क्रॉस आते हैं, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस। समझते हैं क्या है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस। पहले शुरू करते हैं बैक क्रॉस से। बैक क्रॉस कैसे होगा, हम लोग जो नॉर्मली करते आए हैं, क्रॉस्ड किया, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर, यहां तक समझ में आया है ना। शॉर्ट जल्दी से थोड़ा कर दिया मैंने। पेरेंट पीढ़ी, F1 पीढ़ी, ठीक है। तो जब F1 जनरेशन के इंडिविजुअल का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से कराते हैं, चाहे वो डोमिनेंट वाला हो चाहे रेसेसिव वाला, कराते हैं, तो ये कहलाता है बैक क्रॉस। क्या कहलाता है हमारा, ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे, बैक क्रॉस। क्लियर, बैक क्रॉस। इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के अंदर 2 क्रॉस आएंगे, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। हिंदी में इसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। आउट क्रॉस को आउट क्रॉस ही बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस को बोलते हैं परीक्षण संकरण। क्या बोलते हैं, परीक्षण संकरण। आउट क्रॉस कैसे होगा, फर्स्ट पीढ़ी आ गई हमारी, ये F1 जनरेशन आ गई, ये पेरेंटल पीढ़ी आ गई। क्लियर। तो क्या होगा, जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस उसके डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो क्या कहलाएगा हमारा, वो आउट क्रॉस। क्यों, अगर हम मान लो कराएं तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, सारे हमारे क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। क्लियर। अभी मैं बताऊंगा क्यों कराते हैं। दूसरा, इसलिए इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा हमको, इसलिए इसको क्या, आउट क्रॉस कर दिया। टेस्ट क्रॉस, परीक्षण। टेस्ट क्रॉस से क्या करते हैं, किसी भी अननोन जीन का हम कैरेक्टर जान सकते हैं कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। कैसे देखते हैं, मान लो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों क्या हैं, बैक क्रॉस हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, बैक क्रॉस है, क्योंकि दोनों हम क्या कर रहे हैं, F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे करा रहे हैं, उसके पेरेंट पीढ़ी से करा रहे हैं। क्लियर। ठीक, टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, ठीक है, इसका क्रॉस किससे कराएंगे, इसके हम रिसेसिव से हमेशा क्या करेंगे, व्हेन F1 जनरेशन इंडिविजुअल क्रॉस बाय इट्स रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। जब हम क्या कराएं,
प्रथम पीढ़ी के संतति, प्रथम पीढ़ी के इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव अप्रभावी लक्षण वाले पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। क्यों टेस्ट क्रॉस? मान लो हाइब्रिड है, आपको नहीं पता है हाइब्रिड है, तो जब भी टेस्ट क्रॉस से कराओगे इसका क्रॉस टेस्ट क्रॉस में, तो क्या आएगा देखते हैं। इधर से क्या कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग, इधर से केवल स्मॉल टी आएगा क्योंकि एक ही टाइप का आएगा, दो टाइप का तो आएगा नहीं। तो एक बार इसका क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराओगे स्मॉल टी, दोनों टाइप के इंडिविजुअल मिल जाएंगे। और जब भी दोनों टाइप के इंडिविजुअल मिलेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारा जीन कैसा है? हाइब्रिड है। मान लो अगर हमारा ये जो जीन है F1 जनरेशन, कोई किसी ने आपको एक प्लांट दे दिया और कह दिया इसका जीनोटाइप पता करो। कैसे पता करोगे जीनोटाइप? मान लो कैपिटल है तो एक इसमें काम आता है टेस्ट क्रॉस में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप। ये मान लो उसका होगा, हमें नहीं पता है क्या है उसका है कि नहीं। जब आप क्रॉस कराओगे उसके रिसेसिव से तो सारे कैसे आ जाएंगे? हमारे टॉल आ जाएंगे, मतलब सारे एक ही कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब वो कैसा है? होमोजाइगस है। क्लियर? क्या है? होमोजाइगस, नॉट हेट्रोजाइगस। तो किस लिए काम कर यूज करते हैं हमें टेस्ट क्रॉस का? टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप। क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? टोटल मेंडलिज्म पढ़ ली हमने। इसके बाद जो बचा हुआ है इसमें इसके अपवाद हैं जो मेंडल को फॉलो नहीं करते हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें वो हम एक्सेप्शन ही पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। उसके अलावा हम इनहेरिटेंस इन ह्यूमन में पढ़ेंगे। ठीक है? तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो हमारा है यूट्यूब चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करें, या जो भी आपको कोई वीडियो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बायोलॉजी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको वीडियो अवेलेबल कराएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।